देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैंने तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत का रुख किया था। दरअसल रोजगार की तलाश में मुझे अक्सर ही एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाना पड़ता था। ऐसे तो हम हमेशा 10 से 12 के ग्रुप में ही जाते थे, पर इस बार हम सिर्फ 3 लोग ही तमिलनाडु आए थे। मैं, गुलाब भैया और अरविंद भाई। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की थी कि हमें यहाँ की भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, जिस वजह से हमें इशारे से बात करना पड़ता था। ऊपर से हम तीनों के रहने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ था। मतलब कि जिस कंपनी ने हमें बुलाया था उस कंपनी ने हमारे लिए अभी कोई रहने का इंतज़ाम ही नहीं किया था, और यही परेशानी कब हमारे गले की फांस बन गई हमें पता ही नहीं चला। फिर हम शाम के 6 बजे तक कंपनी से निकलते और वहीं के मेरुदलाई रेलवे स्टेशन पर पूरी रात बिताते। पहले कुछ दिन तो सब ठीक ही चला, पर ऐसे ही एक रात जब हम तीनों स्टेशन के प्लेटफार्म पर चादर ओढ़े सो रहे थे कि तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई, और उस आवाज़ की सुनते ही मैंने अपने चेहरे से चादर हटाकर उस ओर देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी जो नंगा था वो स्टेशन के प्लेटफार्म पर चीखे चिल्लाए जा रहा था। और जब मैंने एक नज़र अपने आसपास घुमाई तो ये देखकर मैं हैरान हो गया कि पूरे स्टेशन पर सिर्फ हम 3 ही जने थे। बाकी के लोग जो वहीं हम तीनों की तरह सो रहे थे वो सारे के सारे अब वहाँ से गायब हो चुके थे। अभी मेरी नज़र उस नंगे आदमी पर ही थी जो अभी भी चीखे जा रहा था कि मैं इससे पहले अपने बगल में सो रहे गुलाब भैया और अरविंद भाई को जगाता कि तभी वो नंगा आदमी अपने घुटनों के बल सरकते हुए मेरी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि मेरे हाथ पैरों ने काम करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह गुलाब भाई और अरविंद भाई को जगा दूँ, पर मैं पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच वो नंगा आदमी ठीक मेरे चेहरे के सामने आकर बैठ गया, और फिर जब उसने मेरी एक टांग पकड़ी तो मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए ठंडा पड़ गया। अभी मैं वैसे ही लेटा हुआ था और वो नंगा आदमी मुझे ऐसे टटोल रहा था मानो वो मुझे अपने साथ ही लेकर जाएगा। और उस पल डर का जो एहसास मुझे हो रहा था वैसा एहसास आज से पहले मुझे कभी नहीं हुआ था। मैं डर के मारे मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लेने लगा, और इसी बीच उस नंगे आदमी ने मेरा पैर छोड़ दिया और अरविंद भाई का पैर दबोच लिया। जैसे उस नंगे आदमी ने मेरा पैर छोड़ा तो वैसे मुझे काफ़ी राहत मिली। अभी उस आदमी ने अरविंद भैया का पैर दबोचा ही होगा कि मैंने सोचा कि मैं भैया को बोल दूं, मगर उस समय मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया था कि मैं बोलने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, पर ना जाने मेरी बोलने की कोशिश हर बार नाकामयाब हुए जा रही थी। अरविंद भैया पता नहीं उस वक्त कितनी गहरी नींद में थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उनका पैर कोई दबोचा पड़ा है। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ और पैरों को हिलाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मैं चाहकर भी अपने हाथ और पैरों को हिला नहीं पा रहा था। ना जाने उस वक्त मेरे शरीर को क्या हो गया था, बस मेरी आंखें ही खुली हुई थी जो उस आदमी की तरफ देख रहे थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस आदमी ने मेरा पैर क्यों छोड़ा और अरविंद भैया का पैर क्यों पकड़ लिया। इन्हीं सब बातों का भी मैं सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो नंगा आदमी अब भैया के पैरों को पकड़कर घसीटते हुए उन्हें लेकर जाने लगा है। लेकिन इस बार जैसे भैया को वो आदमी घसीटते हुए लेकर जाने लगा कि तभी अरविंद भैया की आंख खुल गई, और जब उन्होंने अपने आप को इस हालत में देखा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर इसके बाद वो नंगा आदमी उन्हें स्टेशन के आखिर तक लेकर पहुंच गया, और उसके साथ ही वो मेरी आंखों से कब ओझल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जैसे वो आदमी गायब हुआ कि तभी मेरा शरीर काम करने लगा और मेरी आवाज़ भी वापस आ गई थी। और जैसी मेरी आवाज़ वापस आई कि तभी मैं उठकर सीधा गुलाब भैया के पास जाकर उन्हें जल्दी से उठाया। और जब गुलाब भैया उठे तो उन्होंने कहा, अरे क्या हुआ यार, क्यों नींद खराब कर रहा है। मैंने उनसे कहा कि भाई भाई जल्दी उठो और देखो अरविंद भैया कोई नंगा आदमी लेकर गया है। मेरे इतना कहने पर भैया एकदम से उठे, और फिर जब उन्होंने अरविंद भैया की तरफ देखा तो उन्हें भी अरविंद भैया कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पूछा कि अबे कौन सा नंगा आदमी था और कहाँ पर ले गया अरविंद को।
मैंने उन्हें सारी बात बताई और इसके बाद वो फौरन ही उठे और सीधा स्टेशन के आखिर में भागते भागते पहुंचे। और जब हमने वहां पर देखा तो हमें दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर वो नंगा आदमी अरविंद भैया को कहाँ पर लेकर चला गया। मैंने और गुलाब भैया ने पूरे स्टेशन पर अरविंद भैया को ढूंढा, मगर अरविंद भैया हमें कहीं नहीं मिले और उनके ना मिलने पर हम और भी ज़्यादा परेशान हो गए। हम लोग स्टेशन पर उन्हें आवाज़ भी लगाए जा रहे थे, पर हमारी आवाज़ लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद हमें कोई भी आवाज़ नहीं आई, जिसके चलते हमारा गला भी अब दर्द करने लगा था। हम दोनों थक हार के वहीं पर स्टेशन की एक सीट पर बैठ गए और उस स्टेशन पर हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था जिससे हम मदद मांग सके। हम दोनों परेशान और बेबस होकर उस सीट पर बैठे अरविंद के बारे में सोच रहे थे कि अभी हम दोनों अरविंद भैया के ख्यालों में खोए हुए होंगे कि तभी हमें स्टेशन की पटरियों पर एक बच्चा दिखा। उस बच्चे को वहां पाकर हमने कहा कि ये बच्चा कौन है जो पटरियों पर खड़ा है। तभी हमने उस बच्चे को काफ़ी आवाज़ लगाई, मगर वो बच्चा हमारी आवाज़ का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो बस अपनी गर्दन झुकाए वहीं स्टेशन की पटरियों पर खड़ा था। हमने उसे दोबारा भी आवाज़ लगाई, मगर उसे हमारी आवाज़ पता नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो बच्चा हमारे सामने ही था, ना कि ज़्यादा दूरी पर। फिर हम उस बच्चे के पास जाने लगे और थोड़ा और पास जाने के बाद हमने उससे कहा कि अरे भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जैसे उस बच्चे ने अपना चेहरा हमारी तरफ किया तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था और वो बच्चा भी एक डरावनी मुस्कान भी दे रहा था, जिससे वो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त हम पर क्या बीत रहे थे। हम उस स्टेशन पर खड़े अभी उस बच्चे की तरफ ही देख रहे थे कि तभी हम दोनों को उस बच्चे ने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया। वो बच्चा हमें पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। उस बच्चे के इशारा करते ही जब हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमें पीछे की ओर एक औरत खड़ी हुई नजर आई। उस औरत को देखकर हम दोनों थोड़ी देर के लिए ये सोच में पड़ गए कि जब हमारी आंखें खुली थी तो तब तो इस स्टेशन पर किसी को भी नहीं देखा था, तो ये औरत यहाँ पर कैसे आ गई और कब आई। यही सब सवाल अभी हम सोच ही रहे थे कि अचानक से वो बच्चा पीछे से एक डरावनी आवाज में बोला, अंकल अब तुम नहीं बचोगे। उस बच्चे के ये बोलते ही गुलाब भैया और मेरे अंदर डर बैठ गया था, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी अजीब लग रहा था। और एक ये औरत जो कि अपना घूंघट नीचे करके खड़ी हुई है, मगर वो कुछ बोल नहीं रही थी। उस औरत की साड़ी का रंग पूरा सफ़ेद था, जिसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ये भूत तो नहीं है। और जाहिर सी बात थी कि इतनी रात को ये औरत और साथ ही उसका बच्चा इस स्टेशन पर अकेले क्या कर रहे थे। हालांकि वो स्टेशन पूरा वीरान था और साथ ही उस स्टेशन पर हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस हम दोनों, वो बच्चा और साथ ही उसकी माँ थी। और तो और उस स्टेशन पर हमें स्टेशन मास्टर भी नज़र नहीं आ रहा था। अब हम ये सोचने लगे कि आखिर आज क्या है जो कि स्टेशन पर कोई भी आदमी नहीं है। खैर दोस्तों, इन सब बातों को छोड़कर हम दोनों अभी इस औरत से डरते डरते पूछने लगे कि आप दोनों हो कौन। अभी हमने ये कहा ही था कि तभी उस औरत ने कहा कि मैं यहीं पर रहती हूँ। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही थी। हम दोनों उस औरत का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसने घूंघट ज़्यादा नीचे करके रखा था। जब उसने ये कहा कि मैं यहीं पर रहती हूँ, तो हमने सोचा कि फिर तो इसे उस नंगे आदमी का भी पता होगा कि वो कौन है और अरविंद भैया को कहाँ लेकर चला गया है। इसी के चलते हम उस औरत से ये पूछने वाले ही थे कि वो औरत एकदम से गायब हो गई। और उस औरत के गायब होते ही हमारे अंदर डर की सीमा अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। जो हमारे मन में शक था वो भी अब क्लियर हो चुका था कि वो औरत भी कोई आम औरत नहीं है। जब हमने उस औरत को अपनी चारों तरफ देखा तो हमें वो औरत कहीं भी नजर नहीं आई। और साथ ही अब हैरानी कर देने वाली बात तो ये थी कि जो बच्चा रेलवे की पटरियों पर हमें खड़ा दिखाई दे रहा था, अब वो बच्चा भी वहाँ पर नहीं था। दोस्तों, ये सब चीज़ें देखकर हमें ऐसा लगने लगा था कि हमने इस स्टेशन पर रुककर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। पता नहीं अब और क्या क्या होने वाला था। अभी हम दोनों बस अरविंद भैया के बारे में ही सोच रहे थे कि उन्हें कैसे ढूंढें, कि हम लोग काफ़ी परेशान होने लगे। एक तो हम वैसे भी डरे हुए थे, क्योंकि जो हमारे साथ अभी अभी हुआ है वो आज तक हमारे साथ कभी नहीं हुआ था।
हम दोनों फिर से अरविंद भैया की तलाश में जाने लगे और जैसे कि मैंने गुलाब भैया को बताया था कि वो नंगा आदमी अरविंद भैया को स्टेशन के आखिरी छोर में ले गया था और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। हम दोनों इस स्टेशन के आखिरी छोर में दोबारा जाने लगे कि कहीं अब हमें अरविंद भैया मिल जाएं। हम अभी थोड़ा आगे बढ़े ही होंगे कि तभी हमने देखा कि जहाँ पर हम लोग पहले लेटे हुए थे अब वहीं पर कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ था, मगर वहाँ पर हमें 2 लोग लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर हम कुछ पल के लिए अचंभव में आ गए कि ये हमारी जगह पर कौन लेटा है और उसने हमारी चादर भी ओढ़ रखी थी, जिसे देखकर एक पल के लिए हमें ये लगा कि कहीं अरविंद भैया तो नहीं लेटे हैं, लेकिन दूसरा कौन है जो उनके बगल में लेटा हुआ है। अभी हम दोनों यही सब सोचते सोचते उनके पास पहुंचे और फिर जब मैंने उनको आवाज़ लगाई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसके बाद गुलाब भैया ने चादर को हटाने के लिए कहा। जैसे ही गुलाब भैया ने मुझे ये कहा कि उसी वक्त मैंने उन लोगों के ऊपर से जैसे ही चादर को हटाया तो चादर हटते ही हमने जो देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हमने देखा कि वो औरत और साथ ही उसका बच्चा खून से लथपथ मरे हुए थे और उस औरत के सर से घूंघट डाला हुआ था, मगर उस बच्चे की आंखें बंद हो रखी थी। उन लोगों को इस हालत में देखकर हम दोनों पीछे हट गए कि हम कहाँ फंस गए हैं। हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि आज हमारी मौत पक्की है और आज हमें कोई नहीं बचा सकता। हम जैसे ही पीछे हटने लगे कि तभी हमने देखा कि उस बच्चे की अब आंखें खुल गई हैं और साथ ही वो बच्चा अब खड़ा भी होने लगा है, जैसे कि अब वो तैयार हो हमें मारने के लिए। उस बच्चे को खड़ा होता देखकर अब हमारे अंदर क्या बीत रही थी वो तो बस हम ही जानते थे। अभी वो बच्चा खड़ा ही हुआ होगा कि तभी उसके साथ साथ अब वो औरत भी खड़ी हो गई और अब हमारे सामने वो दोनों खड़े होकर हम दोनों के अंदर खौफ पैदा कर रहे थे, जो कि आम इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। अभी हम दोनों बेबस होकर वहीं पर खड़े ही थे कि तभी वो लोग अब हमारे पास आने लगे और उन लोगों को अपने पास आता देखकर हम दोनों अब और भी ज़्यादा घबराने लगे कि अब क्या किया जाए और इनसे कैसे बचें। मगर हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब होती जाती, क्योंकि हमने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं देखा जो आज हमारे सामने मौजूद था। हालांकि हम स्टेशन पर भी कभी नहीं रुके, पर इस मजबूरी के कारण हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। हमने अब उसी वक्त वहाँ से भागने की सोची और ये सोचते ही हम उस जगह से भागने लगे, मगर हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जैसे ही हमने भागने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया ही था और दूसरा पैर आगे बढ़ा भी नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त हमारा पैर जम सा गया था। हम पूरी कोशिश करे जा रहे थे अपने आप को आगे बढ़ाने की, लेकिन अब तो हमारी किस्मत ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। जब हमारी पूरी कोशिशों के बाद भी हम उस जगह से हिल तक नहीं पाए तो हम वहीं पर खड़े रहे और फिर अचानक से कुछ ही देर में हम नॉर्मल भी हो गए। अभी हम दोनों नॉर्मल ही हुए होंगे कि तभी हमने उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा तो हमें वो लोग पीछे ही खड़े हुए नजर आए। वो लोग एकदम से हमारे करीब आ गए थे और फिर उन्होंने हमारी गर्दन को पकड़ के हमें ऊपर उठा दिया, और जैसे उन लोगों ने हमारी गर्दन पकड़ के हमें ऊपर उठाया कि वैसे हमारा दम घुटने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और इसी के चलते हमारी आंखें कब बंद हो गई हमें पता ही नहीं चला। फिर जब हमारी आंखें खुली तो हम उस स्टेशन के पीछे एक तालाब के पास पड़े हुए थे और हमें वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जब हम उठकर खड़े हुए और उस तालाब की तरफ देखा तो हमने पाया कि उस तालाब का पानी खून की तरह लाल था। हमें वो एक तरह से खूनी दिख रहा था, लेकिन जब उस तालाब के अंदर एक लाश हमारे सामने ऊपर निकल कर आई और फिर जब हमने उस लाश को ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अरविंद भैया की ही थे। उन्हें इस हालत में देखकर अब हम दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हम दोनों रोते बिलखते रहे कि ये क्या हो गया अरविंद भैया के साथ। अभी हम दोनों रो ही रहे थे कि तभी मुझे उस तालाब के सामने वही नंगा आदमी दिखाई दिया और उस आदमी को देखते ही मैंने गुलाब भैया को ये बातें बताते हुए कहा कि यही वो नंगा आदमी था जो अरविंद भैया को अपने साथ ले गया था और अरविंद भैया की मौत भी इसी ने ही की है। दोस्तों, अभी हम उसी आदमी की तरफ ही देख रहे थे कि तभी वो औरत
और साथ ही उसका बच्चा उस नंगे आदमी के पास आ गए और उन दोनों को वहां पाकर अब हम ये तो समझ गए कि ये लोग एक आत्माएं हैं और ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गुलाब भैया ने मुझे समझाते हुए कहा कि अब हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे जैसे कि अरविंद को मारा है। मैंने गुलाब भैया की बात पर हामी भर ली थी, लेकिन वो लोग अचानक से उस तालाब के अंदर घुस गए और उनको उस तालाब के अंदर देखकर हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मगर हमारे तो इतना समझ में आ गया कि अब यही टाइम है यहाँ से भागने का। और इसी के साथ हम बिना रुके वहाँ से भागने लगे और भागते ही रहे। फिर जब थोड़ी देर के बाद हम दोनों स्टेशन पर पहुँचे और फिर स्टेशन से बाहर निकल गए, तो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमें रोड के फुटपाथ पर कुछ लोग लेटे हुए दिखे और उन लोगों को देखकर हम दोनों उनके पास पहुँचे। जब हम लोग उनके पास गए तो उनमें से एक आदमी जगा हुआ था और उस आदमी ने हमसे पूछा भी कि तुम दोनों को क्या हुआ। अच्छी बात तो ये थी कि उस आदमी को हिंदी भाषा आती थी, जिससे हमें उसे ये बात बताने में कोई परेशानी नहीं हुई कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर इसके बाद हमने उस आदमी को सारी बात बताई और हमारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने हमें बताया कि तुम लोग किस्मत वाले हो, वरना आज तक उस स्टेशन में आज की रात वहाँ पर रुका तो उसकी सिर्फ डेड बॉडी ही मिलती है। कहते हैं कि ये बात 2 साल पहले की है। वो शनिवार की रात थी जब एक आदमी और साथ ही उसकी बीवी बच्चे उस स्टेशन से कहीं जा रहे थे, तो वो लोग उस स्टेशन पर ठहरे हुए थे और उस रात यही करीब 11 बज रहे थे। उस दिन स्टेशन में बहुत ही कम लोग थे कि तभी थोड़ी देर के बाद उस स्टेशन में वहीं के कुछ लोकल गुंडे दारू में धुत स्टेशन के अंदर आ गए और वो गुंडे स्टेशन के लोगों को उन्हें बंदूक के दम पर परेशान करने लगे। ज़्यादातर लोग उस स्टेशन से बाहर निकल गए कि कहीं वो गुंडे उन्हें गोली न मार दे। वैसे भी वो लोग नशे की हालत में थे और स्टेशन के अंदर यही आदमी और उसके बीवी बच्चे लेटे हुए थे। ये लोग चादर ओढ़कर सो रहे थे क्योंकि उनकी ट्रेन थोड़ी लेट थी। जब वो गुंडे इनके पास पहुंचे और इनकी चादर हटाकर इनको परेशान करने लगे, तभी उस आदमी ने उन्हें मना करने की भी बहुत कोशिश की, मगर वो गुंडे वहां से टस से मस ना हुए। जिसके बाद उस आदमी ने उन गुंडों को धक्का दे दिया और उन गुंडों ने उसके बीवी बच्चों को पकड़ लिया और उस आदमी को भी बहुत मारा और साथ ही उसके सारे कपड़े उतार कर उसे नंगा कर दिया और उससे कहा कि तू अब घुटनों के बल चलेगा, नहीं तो हम तेरे बीवी बच्चों को जान से मार देंगे। उस आदमी ने अपने बीवी बच्चों के लिए नंगा होकर वहीं स्टेशन में घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। जब उन लोगों का मन नहीं भरा तो उनमें से एक गुंडे की नज़र उसकी बीवी पर थी और इसी के चलते उस गुंडे ने उसकी बीवी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। ये देखकर उस आदमी ने उनके सामने काफ़ी हाथ पैर जोड़े, मगर वो लोग नहीं माने। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे इस आदमी ने मदद भी मांगी, मगर उन लोगों ने कोई मदद नहीं की। फिर इसके बाद वो गुंडे उसकी बीवी के साथ छेड़खानी करते रहे, जिस वजह से उस आदमी को काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर उन गुंडों को मार दिया, जिसके बाद उन गुंडों ने गोली मारकर उस आदमी की हत्या कर दी। फिर इसके बाद उन गुंडों ने उसकी बीवी के साथ गलत काम किया और फिर ये सब करने के बाद उन गुंडों ने उस आदमी और साथ ही उसके बीवी बच्चों को पीछे वाले तालाब में मारकर फेंक दिया। फिर उसके बाद से हर शनिवार जो भी इस स्टेशन पर रुकता है तो वो लोग उसे मार देते हैं, क्योंकि उन लोगों की मदद किसी ने नहीं की थी, जिसके कारण वो लोग किसी को नहीं छोड़ते और वहीं स्टेशन के पीछे वाले तालाब में फेंक देते हैं। दोस्तों, ये सब बात सुनने के बाद हमें उनके लिए काफ़ी दुख हुआ, मगर सबसे बड़ा दुख हमें हमारे अरविंद भैया की मौत का था कि हम उन्हें नहीं बचा पाए। हम दोनों अरविंद भैया की मौत का कारण भी बन चुके थे। अगर हम उस स्टेशन में आज नहीं रुकते तो शायद अरविंद भैया आज हमारे बीच होते और साथ ही आज भी हमें वो दर्दनाक रात हमेशा याद आती है जो उस रात हमारे साथ घटी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।